आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH61 रोमांटिक हूँ कि नहीं? पंडित जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। कल से मैं अपनी जिंदगी का एक मकसद शुरू कर रही हूँ। मैं उसमें कामयाब हो पाऊँ। माही ने कहा, महादेव करे तुम जो मांगो, तुम्हारा जो भी मकसद है वो पूरा हो। पंडित जी ने खुशी से माही किसी पर हाथ रखकर कहा। माही मंदिर से वापस पर घर आ गई और किचन में जाकर नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। नाश्ता तैयार होने के बाद वह अपने रूम में गई। आर्यन अभी भी बेड पर सो रहा था। माही ने घड़ी की तरफ देखा तो इस वक्त अभी सुबह के 6 बजने वाले थे। उसने फ्लावर वाश में से एक गुलाब का फूल निकाला और आर्यन के ऊपर झुककर उसके चेहरे पर गुलाब को घुमाने लगी। आर्यन ने करवट बदली तो माही जल्दी से पीछे हो गई। माही फिर से आर्यन के चेहरे को गुलाब के फूल से छूने लगी। आर्यन ने अचानक से अपनी आंखें खोली और बिना माही को कुछ करने का वक्त दिए उसे पकड़कर अपने नीचे दबा दिया। लगता है आज मेरी बीवी को सुबह सुबह बहुत शरारत सुझ रही है, आर्यन ने कहा और माही के हाथ से गुलाब का फूल ले लिया। नहीं तो मैंने क्या किया? माही ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। ओ मतलब तुमने कुछ भी नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं ही कर लूंगा फिर। आर्यन ने माही के चेहरे को गुलाब से छूते हुए नीचे गर्दन की तरफ आने लगा। आर्यन के ऐसा करने से माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। आप उठ नहीं रहे थे तो इससे आगे माही कुछ भी बोल पाती कि आर्यन ने माही के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया और उसे किस करने लगा। सुबह एक आदमी का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और उसका मूड भी बहुत रोमांटिक रहता है। ये बात आज माही भी मान गई थी। 10 मिनट की किस के बाद आर्यन ने माही को छोड़ दिया। बेबी तुम हमेशा ही सुबह मुझे ऐसे ही उठाया करो, उससे मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाया करेगा। आर्यन ने माही के गाल पर किस कर कहा। आर्यन की बात सुनकर माही की नजरें शर्म से झुक गई। आप नहा लीजिए, तब तक मैं ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाती हूँ, माही ने कहा। ठीक है, आर्यन ने कहा और माही के ऊपर से उठकर बाथरूम में चला गया। माही ने आर्यन के कपड़े निकाल दिए और नीचे आ गई। थोड़ी देर में ही आर्यन भी नीचे आ गया। माही आर्यन को खाना सर्व ही कर रही थी कि देव ने दरवाजे से अंदर आते हुए मुस्कुराकर कहा, भाभी मैं भी नाश्ता करूंगा। आपको कितनी अच्छी तरीके से पता है कि आपका प्यारा सा देवर भूखा है अभी। देव सीधे चेयर पर आकर बैठ गया। माही ने उसके लिए भी प्लेट लगा दी। तुम कल रात कहाँ पर थे? आर्यन ने देव को घूरते हुए पूछा। आर्यन के इस तरह पूछने से देव ने डरते हुए कहा, वो भाई कल मेरी एक मीटिंग थी, मैं वही अटेंड करने के लिए गया था, पर मुझे वहां पर अभी मिल गया। उसने मुझे बहुत फोर्स किया, इसलिए मैं उसके साथ एक पार्टी में चला गया। वैसे भाभी आप बहुत सुंदर लग रही है आज, देव ने आर्यन से बचने के लिए बात बदलते हुए कहा। माही को भी ये बात पता चल गई पर उसने देव का साथ देते हुए कहा, क्या सच में थैंक्स, पर जिसको मेरी तारीफ करनी चाहिए वो तो करते ही नहीं है, माही ने मुंह बनाकर कहा। कोई बात नहीं भाभी, वो क्या है ना मेरे भैया थोड़े कम रोमांटिक है, पर आप एडजस्ट कर लेना, देव ने हंसते हुए कहा। देव की बात सुन माही को आज सुबह की बात याद आने लगी। उसने एक नज़र आर्यन की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने तुरंत अपनी नजरें नीची कर ली, उसके गाल लाल हो गए थे। आर्यन माही को देख मुस्कुरा दिया। खाने के बाद आर्यन रूम में अपना बैग लेने के लिए गया। माही भी उसके साथ रूम में आ गई। माही को देख आर्यन ने उसको पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसके कान में बड़े ही दिलकश आवाज में कहा, वाइफी क्या मैं कम रोमांटिक हूँ? क्या तुमको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी? माही ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन के इस तरह बोलने से उसकी बॉडी में करंट सा दौड़ने लगा। माही का कोई जवाब ना सुनाई देने पर आर्यन ने माही के कान पर किस कर कहा, कोई बात नहीं, मैं फिर से तुमको आज रात अपनी परफॉर्मेंस दिखा दूंगा, फिर तुम मुझे बता देना कि मैं रोमांटिक हूँ कि नहीं। CH62 पीयूष की ट्रीट। माही को देख आर्यन ने उसको पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसके कान में बड़े ही दिलकश आवाज में कहा, वाइफी क्या मैं कम रोमांटिक हूँ? क्या तुमको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी?
माही ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन के इस तरह बोलने से उसकी बॉडी में करंट सा दौड़ने लगा। माही का कोई जवाब ना सुनाई देने पर आर्यन ने माही के कान पर किस कर कहा, कोई बात नहीं, मैं फिर से तुमको आज रात अपनी परफॉर्मेंस दिखा दूंगा, फिर तुम मुझे बता देना कि मैं रोमांटिक हूं कि नहीं। अब आगे आप ये क्या बोल रहे हैं? वो सब तो देव ने बोला था, मैंने नहीं। माही ने अपनी नजर इधर उधर कर आर्यन से कहा। आर्यन को माही की ऐसी बच्चों वाली हरकतें बहुत पसंद है। उसने माही को और परेशान नहीं किया। माही के फोरहेड पर किस कर बोला, मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। यह कहकर आर्यन रूम से निकल गया। आर्यन के जाने के कुछ समय बाद ही माही ने करण को कॉल किया। करण को अगर आप सब भूल गए हैं तो मैं आप सबको फिर से याद दिला दूं। मैंने कहानी की शुरुआत में चैप्टर 4 में करण का जिक्र किया है। आप एक बार चाहें तो वापस चैप्टर 4 पढ़ सकते हैं। करण ने फोन उठाकर कहा, हेलो बॉस। हाय करण, मैंने तुमको इसलिए फोन किया है कि अगर मैं नेक्स्ट वीक तक मैं वहां पर नहीं आऊं तो तुम उन सभी को यहाँ पर मेरे घर पर ले आना। माही ने कहा, ओके बॉस, जैसा आप कहें। करण ने कहा। थोड़ी देर और बात करने के बाद माही ने कॉल कट कर दिया। फिर माही अपने अनाथ आश्रम, जिसका नाम स्वर्ग है, वहां पर चली गई। उसने वहां पर बच्चों के साथ वक्त बिताया और ये भी चेक किया कि उन सभी की पढ़ाई, क्लासेस और ट्रेनिंग ठीक से चल तो रही है ना। अभिमन्यु अपने घर के पुल में स्विमिंग कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने पुल से बाहर आकर कॉल रिसीव किया और हेलो कहा। हेलो बॉस, हमें उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है जो आपने हमसे मांगी थी। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ आगे बोलो। अभी ने कहा, सर उनका नाम विधि वर्मा है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उनके घर में उनके अलावा उनके माँ बाप और एक 15 साल का छोटा भाई है। उनका भाई अभी 10वीं क्लास में है। मिस विधि यहाँ पर कॉलेज की स्टडी करने के लिए आई थी। उनका एडमिशन भी स्कॉलरशिप से हुआ है। वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी है। कॉलेज में उनकी फ्रेंडशिप माही कपूर और पाखी जोशी से हुई, तब से ही वो तीनों बेस्ट फ्रेंड है। अभी कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने जॉब करना शुरू किया है। वह अभी एमके कंपनी में जॉब कर रही है। अभी तक वो सिंगल ही है। बहुत सारे लड़कों ने उन्हें प्रपोज किया पर उन्होंने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। वह बस अपने करियर को लेकर फोकस्ड है। ओके, अभी ने कहा और कॉल को कट कर दी। उसके बाद उसने अपने असिस्टेंट को कॉल कर कहा, आज के आज एमके कंपनी को खरीद लो। वहां पर अभी जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से किसी को भी रिप्लेस या फायर मत करना। सब लोगों से 6 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ। और हाँ, उस कंपनी में विधि वर्मा नाम से एक लड़की वहां पर जॉब करती है। उनको मेरी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब पर प्रमोट कर देना। ओके सर, असिस्टेंट ने कहा। अभी ने कॉल कट किया और फोन को साइड में रखकर वापस से पूल में चला गया। उसने स्विम करते हुए मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा, आई एम कमिंग डार्लिंग। तुम्हें देखने के बाद ही मुझे पता चला है प्यार क्या होता है। अब तो तुमको किसी भी हालत में अपना बनाना ही होगा। यू आर ओनली एंड ओनली माइन। अगली सुबह माही सेट पर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सिंपल येलो टी शर्ट ब्लू जीन्स के साथ एक बन बना लिया। आर्यन भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। ब्रेकफास्ट करते समय उसने कहा, मैं तुम्हें सेट तक ड्रॉप कर दूंगा। ओके, माही ने कहा। भाभी, आज आपका सेट पर पहला दिन है, अच्छे से एंजॉय करना आप। देव ने कहा, एंजॉय करना तुमको पता भी है। वहां पर नेहा मेरा ही इंतजार कर रही होगी, कब मैं वहां पर पहुंचूं और वो कब मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा करे। माही में हंसते हुए कहा, पर भाभी मुझे पूरा यकीन है आप उसको मुंहतोड़ जवाब दोगी। देव ने कहा। माही ने बस स्माइल कर दिया। उसके बाद आर्यन और माही सेट के लिए निकल गए। आर्यन ने ड्राइवर से शूटिंग लोकेशन से थोड़ी देर पहले ही कार रोकने के लिए कह दिया था। वो नहीं चाहता था कि माही को लेकर कोई भी अफवाहें उड़े जिससे माही को परेशानी हो। उसने माही के गाल पर किस कर कहा, ओके अब तुम जाओ वरना पहले दिन ही लेट हो जाओगी। माही ने स्माइल के आर्यन को हग किया और बाय कहकर सेट की तरफ चली गई। आर्यन ने भी ड्राइवर को ऑफिस चलने के लिए बोल दिया। माही सेट पर पहुंचकर सीधे डायरेक्टर रमेश के पास गई। गुड मॉर्निंग सर, माही ने स्माइल कर कहा। गुड मॉर्निंग माही, अच्छा हुआ
तुम लेट नहीं हुई अभी, तुम जल्दी से मेकअप आर्टिस्ट के पास जाकर तैयार हो जाओ, हम जल्दी ही शूटिंग शुरू करने वाले हैं, रमेश मिश्रा ने कहा और वहां से चले गए। सेट के एक मेंबर ने माही को उसकी कॉस्ट्यूम दे दी। माही ने चेंज किया और मेकअप रूम में चली गई। वहां पर पहले से ही नेहा अपना मेकअप करवा रही थी। नेहा का खुद का एक पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है। माही को देख उसने मेकअप आर्टिस्ट को रोक दिया और कहा, हेलो माही, तुम आ गई। हाय नेहा मैम, माही ने कहा। नेहा माही से यहाँ पर सीनियर है, इसीलिए माही को नेहा को मैम कहना पड़ता है। माही जाकर चेयर पर बैठे गई फिल्म क्रू की मेकअप आर्टिस्ट ने उसका मेकअप स्टार्ट कर दिया। नेहा का मेकअप खत्म होते ही वह चेयर से खड़ी हुई और माही से कहा, वह क्या है ना माही, वह मेरे कुछ ज्यादा ही सीन है। तुमको तो पता ही होगा कि मूवी की मेन लीड का काम कितना ज्यादा होता, कितना हेक्टिक होता है। उपास, सॉरी, तुमको कैसे पता होगा, तुमने तो कभी किसी मूवी में लीड रोल किया ही नहीं है। नेहा की बात सुन रूम में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। तुम सब लोग ऐसे किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्या हुआ अगर इसने किसी मूवी में मेन रोल नहीं किया, पर ये भी तो एक छोटी एक्ट्रेस है। नेहा ने माही का साथ देने का नाटक कर कहा। वह इस तरह माही का मजाक उड़ा रही थी। हाँ नेहा मैम, मैंने किसी भी मूवी में मेन रोल नहीं किया है, पर आप तो मेरी सीनियर है, आपने तो बहुत सी मूवीज में लीड रोल किया है और उन सब मूवीज में आपके डैड और पीयूष सर ने अपने पैसे इन्वेस्टर भी किए हैं। आपको एक्टिंग का मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो आप ही मेरी हेल्प कर देना, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माही ने इनडायरेक्टली नेहा से ये कह दिया कि उसे मूवीज में मेन रोल उसके डैड और पीयूष की इन्वेस्टमेंट की वजह से ही मिलता है, वरना वह तो किसी फिल्म में लीड रोल नहीं ले पाती। माही की बात सुन नेहा को गुस्सा आने लगा। रूम में मौजूद मेकअप आर्टिस्ट हैरानी से माही की तरफ देखने लगे। माही एक न्यू एक्ट्रेस है, फिर भी वो पहले ही दिन नेहा को नाराज कर रही है। नेहा कुछ कह पाती कि एक क्रू मेंबर में रूम में आकर कहा कि शूटिंग शुरू होने वाली है, डायरेक्टर ने उन सभी को बुलाया है। माही का भी मेकअप पूरा हो चुका था। वो मेकअप रूम से बाहर आ गई और एक चेयर पर बैठकर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। अभी उसके सीन की शूटिंग होने में थोड़ा टाइम था। नेहा भी बाहर आ गई और शूटिंग करने लगी। माही के इतने ज्यादा सीन नहीं हैं, उसने अपने सभी सीन्स को एक ही टेक में पूरा कर दिया। सेट पर सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। रमेश मिश्रा ने भी माही से जो उम्मीदें की थी, माही ने उन सभी को पूरा किया। थोड़ी देर और शूट करने के बाद डायरेक्टर ने लंच ब्रेक अनाउंस कर दिया। उसी टाइम सेट पर 2-3 लोग आए, उनके हाथ में बड़े बड़े बॉक्स थे। वो लोग बॉक्सेस में से आइसक्रीम निकालकर सभी के हाथों में देने लगे। क्रू मेंबर्स ने उनसे पूछा कि ये सब किसने भेजा है, तो नेहा ने सबके बीच में आकर कहा, वह ये सब पीयूष ने भेजा है, उसने अभी मुझे कॉल करके बताया है। जब सबने नेहा की बात सुनी तो सेट पर सब लोग बातें करने लगे कि कैसे पीयूष नेहा का कितना ध्यान रखता है और पहले ही दिन उसने सबके लिए आइसक्रीम भेजी है। सभी लोगों ने नेहा से पीयूष को थैंक्स बोलने को कहा। एक स्पोर्टिंग एक्ट्रेस ने नेहा को मस्का लगाते हुए कहा, मैम, आपकी वजह से ही पीयूष सर ने हम सबके लिए आइसक्रीम भेजी है। सर सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप सबको थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कीजिए। नेहा ने स्माइल कर कहा। उसे उन सब की बातें सुनकर बहुत खुशी हो रही थी, पर उसने अपने चेहरे पर ये आने नहीं दिया। नेहा माही को ढूंढने लगी, उसे माही जल्दी ही मिल गई। उसने एक आइसक्रीम माही को देते हुए कहा, माही ये लो, मेरे पीयूष ने सबके लिए भेजी है, तुम भी ले लो एक। माही, जिसका पूरा ध्यान अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने पर था, उसने अपना फेस ऊपर करके देखा और नेहा से कहा, सॉरी बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। ओ ये बात है, वो क्या है ना, ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, इसलिए पीयूष ने यही भेजा है, उसको मेरी हर पसंद नापसंद का पता है। नेहा ने स्माइल कर कहा। इस वक्त उन दोनों के आसपास और भी लोग थे, इसीलिए नेहा माही से इस तरीके से बात कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पीयूष सर आपके बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि वो जल्द ही आपके बारे में सब कुछ जान जाए, ताकि आपकी आने वाली जिंदगी बहुत ही अच्छी रहे। माही ने नेहा को ताना मारते हुए कहा। नेहा वहां से गुस्से में चली गई। उसे जाता देख माही मुस्कुरा दी।
माही वापस से चेयर पर बैठ गई और आर्यन को मैसेज करने लगी, आपने लंच कर लिया। आर्यन उस वक्त एक मीटिंग में था। वहां का माहौल अभी काफी गर्म था। मीटिंग में मौजूद सभी लोग डरे हुए थे। वो सब भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि आज कैसे भी आर्यन से सभी को किसी न किसी तरीके से बचा ले। क्या आप सब लोग ऑफिस में बैठने या मुझे अपनी शक्ल दिखाने की सैलरी लेते हैं? आर्यन ने गुस्से में कहा। आर्यन की बात सुन वहां मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगे। आर्यन फिर से कुछ बोलने ही वाला था कि उसके फोन में एक मैसेज आया। मैसेज की आवाज सुन सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि आर्यन ने मीटिंग रूम में फोन साइलेंट रखने का रूल बना रखा है। आर्यन ने फोन की तरफ देखा तो वहां पर वाईफाई नाम शो हो रहा था। उसने अपने फोन को हाथ में लिया और मैसेज ओपन कर पढ़ने लगा। आर्यन को इस तरीके से फोन यूज करते देख सब हैरान थे, शिवाय विराज को छोड़कर, क्योंकि उसे अंदाजा लग चुका था कि शायद उनकी लेडी बॉस का ही मैसेज आया है। मैसेज को पढ़कर आर्यन के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर मीटिंग हॉल में मौजूद सभी लोग अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका ये राक्षस जैसा बॉस कभी मुस्कुराता भी है। पर वो सब लोग भगवान को थैंक यू बोल रहे थे कि अब कम से कम आर्यन का गुस्सा कम तो होगा नहीं, तो वह उन सबको आज छोड़ता नहीं। नहीं, अभी करूंगा। आर्यन ने माही को रिप्लाई दिया। 2 बजने वाले हैं, आपने अभी तक लंच क्यों नहीं किया? अब चुपचाप अभी के अभी लंच कीजिए। माही ने आर्डर देते हुए मैसेज में कहा। वह मैं एक मीटिंग में हूं, पर तुमने कहा है तो अब पहले मैं लंच ही कर लूंगा। आर्यन ने लिखा और अपना चेहरा ऊपर उठाकर सबसे कहा, मीटिंग इज ओवर। सब लोग आर्यन की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। वो सब मैसेज करने वाले को दुआएं दे रहे थे। जल्दी ही सब मीटिंग रूम से रफू चक्कर हो गए। अभी वहां पर सिर्फ आर्यन और विराज ही बचे थे। लंच ऑर्डर कर दो, आर्यन ने विराज से कहा और अपने ऑफिस में चला गया। उसने माही को कॉल किया। माही ने साइड में आकर कॉल उठा लिया। तुमने लंच कर लिया? आर्यन ने मैंने पूछा। हाँ, बस अभी ही किया है, आप भी जल्दी ही कर लीजिए, माही ने कहा। अब बीवी ने कहा तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने विराज को मेरे लिए लंच ऑर्डर करने के लिए कह दिया, वह लेकर आता ही होगा। आर्यन ने स्वीटली कहा। ठीक है, अभी तुम बिजी होगी, हम शाम को मिलते हैं, आर्यन ने कहा। ओके, माही ने कहा। कॉल कट होने के आर्यन ने लंच करना शुरू कर दिया और खाने की एक फोटो लेकर माही को व्हाट्सएप पर भेज दी। फोटो देखकर माही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह भी वापस अपनी चेयर पर बैठ गई और आने वाले सीन की स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। माही के सीन की शूटिंग पूरी होने के बाद वह चेंज करने के लिए चली गई। अभी लगभग रात हो चुकी थी। डायरेक्टर आज का लास्ट सीन शूट कर रहे थे कि वहां पीयूष पर नेहा को लेने आ गया। डायरेक्टर ने जाकर पीयूष का वेलकम किया, क्योंकि पीयूष मूवी के इन्वेस्टर्स में से एक है। हेलो मिस्टर खुराना, डायरेक्टर ने स्माइल कर कहा। सॉरी, वह मैंने आप सबको डिस्टर्ब कर दिया होगा, वह मैं बस नेहा को लेने आया हूँ, पीयूष ने कहा। नहीं, बस अभी हमारा आज का लास्ट सीन शूट हुआ है, आपने हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, डायरेक्टर पोलाइटली कहा। पीयूष ने बस स्माइल कर दिया। पीयूष, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नेहा ने उनकी तरफ आते हुए कहा। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, पीयूष ने नेहा से कहा। तुम भी ना, इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद आ जाती, तुम्हें फालतू में इतना लंबा रास्ता लेना पड़ा होगा, नेहा ने कहा। तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, पीयूष ने स्माइल कर कहा। सेट पर मौजूद सभी लोग पीयूष का नेहा के प्रति इतना प्यार देखकर बहुत जेलस फील कर रहे थे, खास करके लड़कियां को, क्योंकि पीयूष बहुत सी लड़कियों का क्रश है। वह सब आपस में बातें करने लगे कि पीयूष कैसे नेहा का कितना ध्यान रखता है, उसकी कितनी केयर करता है। इन सभी बातों को सुनकर नेहा को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उसने स्माइल पीयूष से कहा, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। ठीक है, तुम आराम से जाकर चेंज कर लो, तब तक मैं भी शूटिंग लोकेशन देख लेता हूँ, पीयूष ने कहा। नेहा फिर चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए चली गई। डायरेक्टर ने पीयूष से कहा, आइए, मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है,
मैं अकेले ही देख लूंगा, आप अपना काम कर सकते हैं। पीयूष ने कहा। ओके, डायरेक्टर ने कहा और वहां से चला गया। माही जो अभी अभी चेंज करके बाहर आई थी। CH63 मासूम माही। डायरेक्टर ने पीयूष से कहा, आइए, मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही देख लूंगा, आप अपना काम कर सकते हैं। पीयूष ने कहा। ओके, डायरेक्टर ने कहा और वहां से चला गया। माही चेंज करके बाहर आई और सेट से बाहर की तरफ जाने लगी। उसने देखा कि पीयूष उसी की तरफ आ रहा है। सेट पर इस वक्त ज्यादा लोग भी नहीं थे। माही ने पीयूष को इग्नोर करना चाहती थी, पर पीयूष ने माही को आवाज दी। माही ने जब उसके आवाज देने पर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो पीयूष ने माही का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले गया, जहां पर कोई भी नहीं था। मिस्टर खुराना, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, माही ने थोड़े गुस्से में कहा। पीयूष ने माही की हाथ छोड़कर कहा, मुझे तुमसे बात करनी थी और तुम मेरी बात सुन नहीं रही थी, इसीलिए मैंने ये किया। अच्छा तो बोलिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? वो क्या है ना, मुझे घर जाने के लिए लेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी बोलिए। माही ने कहा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? पीयूष ने कहा। मैंने क्या किया? माही ने कंफ्यूजन नहीं पूछा। तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्यों आई हो, जबकि तुमको एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं लगती है? क्या तुम नेहा से बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो हमारी दोस्ती के बीच में आ गई? उसने माही की तरफ देखकर कहा। लगता है मिस्टर खुराना, आपको दिन में सपने देखने की भी आदत हो गई है, या फिर आपको खुद पर और अपनी गर्लफ्रेंड नेहा पर कुछ ज्यादा ही गर्व है, माही ने पीयूष का मजाक उड़ाते हुए कहा। पहली बात तो ये, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करूं या नहीं, ये मेरा फैसला होगा ना कि आपका या किसी और का। और जहां तक बात रही नेहा से बदला लेने की, तो मैं तब तक खुद से कुछ भी नहीं करूंगी जब तक नेहा मेरे लिए खुद से कोई परेशानियां खड़ी ना करे, माही ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। तुम बहुत बदल गई हो, तुम पहले ऐसी नहीं थी, पीयूष ने अचानक से कहा। लोग नहीं बदलते हैं, दुनिया उन्हें खुद को बदलने पर मजबूर कर देती है, माही ने कठोरता से कहा। माही ने देखा कि नेहा उन्हीं के पास आ रही है, तो उसने पीयूष की तरफ देखकर कहा, एक और बात मिस्टर खुराना, अगर आप अगली बार ऐसे मुझे मेरा हाथ पकड़कर किसी कोने में ले गए तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आपकी प्यारी नेहा को प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहकर माही वहां से चली गई। नेहा ने जैसे ही माही की बात सुनी उसे गुस्सा आ गया, पर वो भी पीयूष के सामने अपना ये चेहरा नहीं दिखा सकती थी। पीयूष जब वहां से जाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा तो उसे अपने पीछे नेहा खड़ी दिखाई दी, जो उदास सी उसी की तरफ देख रही थी। पीयूष उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो यहाँ पर? पीयूष, अगर तुम दीदी के पास जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं कभी तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। मैं दीदी और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कैसे भी करके मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है उसे छुपा लूंगी। नेहा ने अपनी आंखों में आंसू लेकर पीयूष की तरफ देखकर कहा। पीयूष ने नेहा को अपने गले लगाकर कहा, तुम पागल लड़की, मेरे और माही के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बस माही से कुछ बात करना चाहता था, मैं बस उससे यही पूछना चाहता था कि वो हम सब की लाइफ में कहीं तुमसे बदला लेने के लिए तो वापस नहीं आई है, तुम आगे से ऐसा उल्टा पुल्टा कभी भी मत सोचना। ये कहकर पीयूष ने नेहा की पीठ को सहलाने लगा। सच में पीयूष, तुम मुझसे ही प्यार करते हो ना, मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना, वरना पता नहीं मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना, नेहा ने पीयूष के गले लगे रोते हुए कहा। पीयूष को नेहा को देखकर बहुत बुरा फील हो रहा था कि उसकी वजह से नेहा कितना रो रही है। उसने सोचा, अगर कभी उसने इस पागल सी लड़की को छोड़ दिया तो पता नहीं ये खुद के साथ क्या करेगी। उसे वह बहुत ही मासूम लग रही थी, उसे नेहा पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने कसकर नेहा गले लगा लिया। नेहा ने जब देखा पीयूष उसकी बातों में आ गया है, तो उसने पीयूष को हग कर अपने चेहरे पर डेविल स्माइल कर सोचा, मुझे पता है कैसे पीयूष को अपने जाल में फंसा कर रखना है, बस कुछ बूंद आंसू और इमोशनल बातें
इतने में तो वह मेरे लिए अपनी जान भी दे देगा। मुझे बस उसके सामने कमजोर और भोली भाली लड़की बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है। माही, इतना आसान नहीं है मुझे से पीयूष को दूर करना, और तुमको तो अब मुझे पीयूष से दूर ही रखना होगा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। पीयूष ने नेहा को धीरे से खुद से दूर कर कहा और उसके आंसू साफ किए। हगना ने स्माइल कर कहा। वे दोनों फिर घर के लिए निकल गए। माही को पता था नेहा पीयूष को फिर से अपनी झांसे में फंसा लेगी। वह पीयूष के सामने अपना असली चेहरा कभी नहीं आने देगी। वह सेट से बाहर आकर पैदल चलने लगी। उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी। वो अभी सुनसान रास्ते पर चल रही थी। उसे किसी भी चीज का कोई डर नहीं लगता था। महादेव के भक्तों को किसी भी भूत या कोई भी और चीज से डर नहीं लगता है, क्योंकि वह खुद कालों के काल महाकाल की पूजा करते हैं। हर हर महादेव। तभी माही को ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे से आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 3 लड़के बाइक पर उसके पास आ रहे थे। माही ने उन तीनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे चलने लगी। वो तीनों लड़के अपनी बाइक को माही के चारों तरफ घुमाने लगे और बाइक की रेस देने लगे। हे महादेव, मैं जब भी सुधरने की कोशिश करती हूँ तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मेरा मन ही बदल जाता है। माही ने अपने मन में सोचा, इतनी सुंदर लड़की होकर ऐसे अकेले सुनसान रास्ते पर क्यों जा रही हो? हमें बोल देती, हम तुम्हें घर तक छोड़ देते। वह भी खुशी खुशी, एक लड़के ने हंसते हुए कहा और अपनी बाइक को माही के सामने रोक दिया। उसकी बाइक रोकते हैं उसके बाकी के दोस्तों ने भी अपनी बाइक को रोक दिया और बाइक से नीचे उतर गए। माही ने अपने चेहरे पर उदासी लिए उस लड़के की तरफ देखकर कहा, वह क्या है ना, मुझ जैसी सुंदर लड़की को कोई मेरे घर तक छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं बेबी, आज हम तीनों तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी मस्ती तो कर ले। एक लड़के ने माही के पास आते हुए कहा, मस्ती करनी है तुम सबको, आज मैं तुम्हें इतनी ज्यादा मस्ती कराऊंगी कि तुम मुझे कभी भूल ही नहीं पाओगे अपनी लाइफ में। माही ने एक अदा के साथ कहा, अच्छा सो कम बेबी, लेट्स डू सम फन। उन तीनों में से जो उनका लीडर था, उसने माही के गाल छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कर कहा। माही ने हवा में ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पेट में एक किक मारकर कहा, तुम जैसों को तो पता नहीं मैंने अब तक कितने सुधार दिए हैं। तुम लोगों को एक बात बताओ, बहुत दिनों से मैं किसी को ढूंढ रही थी मारने के लिए, और मेरी किस्मत देखो कितनी अच्छी है कि तुम तीनों मुझे आज मिल गए। उसके बाद माही ने उन सब की खूब पिटाई की। माही तब तक नहीं रुकी जब तक वो तीनों उसके सामने गिड़गिड़ाने नहीं लग गए। CH 64 मासूम माही। माही ने हवा में ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पेट में एक किक मारकर कहा, तुम जैसों को तो पता नहीं मैंने अब तक कितने सुधार दिए हैं। तुम लोगों को एक बात बताओ, बहुत दिनों से मैं किसी को ढूंढ रही थी मारने के लिए, और मेरी किस्मत देखो कितनी अच्छी है कि तुम तीनों मुझे आज मिल गए। उसके बाद माही ने उन सब की खूब पिटाई की। माही तब तक नहीं रुकी जब तक वो तीनों उसके सामने गिड़गिड़ाने नहीं लग गए। माही ने पास से एक लकड़ी उठाई और बाइक से टेक लगाकर खड़ी हो गई। चलो अब तुम लोग अच्छे से बैठ जाओ, माही ने कहा। वह तीनों माही के कहे मुताबिक ठीक से बैठने लगे, पर एक लड़के के पैर में ज्यादा चोट लग गई थी। उसने माही की तरफ देखकर कहा, दीदी मेरा पैर ही नहीं मुड़ रहा है, मैं कैसे बैठूं? ठीक है कोई बात नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, माही ने कहा। अब बताओ तुम सबका नाम क्या है, तुम्हारी उम्र कितनी है, और अभी तुम सब लोग क्या करते हो, चलो बताओ। मेरा नाम सोनू है, मैं अभी 23 साल का हूँ, अभी कॉलेज में फाइनल ईयर में हूँ। मेरा नाम विशाल वर्मा है, मैं भी 23 साल का ही हूँ और मैं इसके साथ ही कॉलेज में पढ़ता हूँ। हम तीनों एक साथ ही पढ़ते हैं। मैं पुनीत, मेरी एज 24 साल है। उन तीनों लड़कों ने दर्द से कराते हुए अपने बारे में बताया। माही ने उन सभी को लकड़ी से उनके शोल्डर पर मारते हुए कहा, अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं गए और लड़की छेड़ने के लिए बाहर निकल गए। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कॉलेज में लड़की छेड़ने के लिए भेजते हैं या पढ़ने के लिए? ओच! हुई माँ माही के मारने से उन तीनों के मुंह से दर्द भरी चीखें निकलने लगी। सॉरी, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। आज से हम किसी भी लड़की को उस नज़र से नहीं दिख के
सबको हम अपनी बहन की तरह मानेंगे, विशाल ने कहा। तुम लोग अभी बच्चे हो और तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। माही ने कहा। ठीक है दीदी, आज से हम सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे, मम्मी कसम, सोनू ने कहा। चलो तुम सब मुझे अपने घर का एड्रेस और अपने फोन नंबर बताओ मुझे, माही ने कहा। क्यों दीदी? विशाल डरते हुए पूछा। माही ने उसे लकड़ी से मारते हुए कहा, मुझे तुम्हारी सेटिंग करवानी है एक लड़की से, इसलिए। क्या सच में? तो दीदी आप मेरी भी नंबर लिख लो पहले, पुनीत ने खुशी से कहा। तुम लोग सुधरोगे नहीं। ये कहकर माही उन सबको वापस से लकड़ी से जोर जोर से मारने लगी। अबे पुनीत के बच्चे, तेरी वजह से हमें भी मार खानी पड़ रही है इस हिटलर दीदी से। तेरा अभी तक लड़कियों का भूत उतरा नहीं है क्या? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, विशाल ने कहा। सॉरी दीदी, आप मेरे नंबर लिख दीजिए, मैं बताता हूँ आपको, सोनू ने कहा। उसने माही को अपना नंबर और एड्रेस बता दिया। तुम दोनों को बोलने के लिए क्या मुझे कोई इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा? माही नहीं, विशाल और पुनीत को घूरते हुए कहा। नहीं नहीं, हम भी बताते हैं। उन दोनों ने भी माही को अपने नंबर और घर का एड्रेस बता दिया। अब से मैं तुम्हें कॉल करके तुम्हारे हालचाल पूछती रहूंगी, और तुम सबने आगे जाकर फिर से ऐसा कुछ किया तो इस बार तो मैंने तुम सबको बस हल्का फुल्का मार कर ही छोड़ दिया, पर अगली बार सीधा तुम लोगों को कोमा में या अपाहिज बनाकर ही छोड़ूंगी, माही ने गुस्से में कहा। अगर आज इन्होंने हमें सिर्फ हल्का फुल्का ही मारा है तो ये लोगों को अपनी पूरी ताकत से कैसे मारती होंगी, विशाल ने धीरे से कहा, ताकि माही उसकी बात ना सुन सके। उसे अब माही से डर लगने लगा था। पता नहीं, मुझे तो लगता है मेरी कम से कम 2-3 हड्डियां तोड़ दी है इन्होंने, सोनू ने कहा। मैं तो अब से किसी भी लड़की को नहीं देखूंगा, पता चला वह भी इन दीदी की तरह निकली तो, पुनीत ने कहा। उन तीनों को आपस में बात करते देख माही ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर पूछा, क्या तुम मेरी बुराई कर रही हो आपस में? नहीं, वह तो हम ये सोच रहे हैं कि दीदी आप इतनी सुंदर है, पर आप ऐसे अकेले इतनी रात को क्यों जा रही थी? क्या आपका बॉयफ्रेंड आपसे अच्छे बिहेव नहीं करता है? आप हमें बताइए, हम उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे, विशाल ने कहा। क्या कहा तुमने? तुम मेरी हबी को सबक सिखाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? माही ने विशाल को बुरी तरीके से घूरते हुए कहा। नहीं, वह मैंने सोचा अब आप हमारी बहन हैं तो एक भाई होने के नाते मैं आपसे पूछ लूं, विशाल ने घबराते हुए कहा। तुम उसे क्या सबक सिखाओगे? तुम्हें इन्हें देखकर कहीं से भी लगता है कि कोई इनको अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा? ये खूबसूरत तो बहुत है, पर यह कितना मारती है लड़कों को पता नहीं। यह अपने बॉयफ्रेंड को कितना डरा धमका कर रखती होगी, सोनू में धीरे से विशाल से कहा। माही उनसे कुछ कहती कि एक कार आकर वहां पर रुकी। जब माही ने उस कार को देखा तो उसने कार को पहचान लिया। उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी को उन तीनों की तरफ फेंक दिया और बाइक के पास रोड पर बैठ गई। कार का पिछला दरवाजा खुला और एक लड़का बिजनेस सूट पहने बाहर निकला। उसे देख माही ने डरते हुए कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं बहुत डर गई थी। माही की बात सुन वह तीनों लड़के अपनी आंखें फाड़े बस उसे ही देखने लगे। आर्यन ने चारों तरफ देखा, फिर वह माही के पास गया और उसको अपनी गोद में उठा लिया। देखिए ना, ये तीनों मुझे परेशान कर रहे थे, मैंने बहुत मुश्किल से इन सबको संभाला। अगर आप थोड़ी देर और नहीं आते तो पता नहीं क्या होता, माही ने मासूमियत से कहा, जैसे वह इन सब की वजह से बहुत ही डर गई हो। आर्यन ने तीनों लड़कों की तरफ देखा जिनकी हालत अभी खराब हो रखी थी। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उनकी खूब धुलाई की है। माही की बात सुन वो तीनों लड़के आर्यन की तरह ऐसे देखने लगे जैसे कह रहे हो, ये सब झूठ है। अगर आर्यन यहाँ थोड़ी देर और नहीं आता तो माही का तो पता नहीं, पर उन तीनों को आज अपाहिज हो ना पक्का था। थैंक्स सर, जो आप यहाँ पर आ गए, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, सोनू ने आर्यन की तरफ देखकर कहा। उन सबको आर्यन इस वक्त किसी देवता से कम नहीं लग रहा था। सर आप जल्दी से दीदी को यहाँ से ले जाइए, बाहर दुनिया ठीक नहीं है, आप इनको यहाँ से ले जाइए, विशाल ने कहा। हाँ, पुनीत ने भी कहा। माही ने उन तीनों की तरफ घूर कर देखा जिससे वह डर गए हो और एकदम से चुप हो गए। आर्यन ने माही की तरफ देखा
जो इस वक्त अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झुपकाते हुए उसे ही देख रही थी। वह इस वक्त किसी खरगोश की तरह की गोद में बैठी थी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और कार की तरफ चला गया, जहां पर विराज खड़ा था। विराज ने जब ये सब देखा तो उस अपनी लेडी बास से बहुत से डर लगने लगा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था उसकी ये स्वीट सी दिखने वाली बास इतनी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। इन सबको हॉस्पिटल ले जाओ और इस मैटर को हैंडल करो, आर्यन ने विराज की तरफ देखकर कहा। ओके बॉस, विराज ने कहा और वहां से उन तीनों की तरफ चला गया। आर्यन माही को लेकर कार में बैठ गया। माही अभी भी उसकी गोद में बैठी थी। आर्यन ने पहले अच्छे से माही को चेक किया, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। तुम अकेले क्यों ऐसे सुनसान रास्ते से जा रही थी? मैंने बोला था ना, मुझे मैसेज कर देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता या किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज देता। आर्यन ने माही को अपनी आंखें छोटी कर पूछा। वह मुझे लगा आप परेशान हो जाएंगे और टैक्सी भी नहीं मिली, तो मैंने सोचा थोड़े आगे जाकर टैक्सी मिल जाएगी, इसीलिए मैं पैदल ही आने लगी। आप गुस्सा है क्या मुझसे? माही ने उदास होते हुए पूछा। आर्यन ने अपनी गोद में बैठी इस लड़की की तरफ देखा, जो हमेशा ही उसे अपनी इस भोली सी शक्ल से फंसा लेती है। नहीं, पर तुम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? आर्यन ने माही के गाल को सहलाते हुए कहा। मैं ठीक हूँ अभी, और मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। वैसे भी मुझे कुछ भी नहीं होता। आपने देखा नहीं मैंने कैसे उन तीनों की पिटाई की है। अब वह इस जन्म में तो किसी भी लड़की को छेड़ने से रहे। माही ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। आर्यन ने अपना सिर नामे हिला दिया। वह इस लड़की का कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने माही को हग कर लिया। तुम्हारा दिन कैसा रहा? आर्यन ने पूछा। मेरा तो बहुत अच्छा गया। आज मेरे ज्यादा सीन भी नहीं थे, तो मैंने शूटिंग कैसे होती है और सेट पर क्या क्या होता है सब कुछ देखा, माही ने खुशी से कहा। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुंच गए। जब वो घर के अंदर आए तो देव सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रहा था। माही और आर्यन को आता देख देव ने कहा, आप दोनों को आने में इतना लेट क्यों हो गया? और ये भाभी आपके कपड़े इतने गंदे क्यों हो रखे हैं? आप तो शूटिंग करने के लिए गई थी ना? तुमको पता है देव अभी अभी क्या हुआ? माही ने एक्साइटेड होते हुए कहा। क्या हुआ मुझे भी बताइए, देव ने कहा। माही जाकर सोफे पर बैठ गई और देव को अभी जो कुछ भी हुआ वो सब खुशी से बताने लगी। देव ने जब सब कुछ सुना तो उसने अपनी आंखें बड़ी करके माही से कहा, भाभी आपने तो उन बेचारों की खूब पिटाई कर दी, पता नहीं उनकी कितनी हड्डियां टूटी होगी। तो क्या मुझे उन सब की पूजा करनी चाहिए थी? माही ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, पर आप तो बहुत डेंजरस निकली कहीं। आप मेरे भाई को भी ऐसे ही तो नहीं मारती है। बेचारे मेरे भाई को तो एक सिंपल सी क्यूट सी वाइफ चाहिए थी, पता नहीं अब उनका क्या होगा, देव ने नौटंकी करते हुए कहा। देव की बात सुन माही उसे गुस्से से घूरने लगी। तुम्हें तो मैं बताती हूँ देव के बच्चे की पिटाई कैसे करते हैं, माही ने कहा। वह देव की तरफ जाने लगी। देव अपनी जगह से उठकर भागने लगा। सॉरी भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, पर आप तो सीरियस हो गई। भाई बचा लो मुझे इनसे, देव ने आर्यन के पीछे चुपकर कहा। तुम दोनों बस करो, अब जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं, आर्यन ने कहा। माही ने बस देव को घूर कर देखा, जो उसी की तरह घबराते हुए देख रहा था। उसके बाद वह अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। CH 65 अनटाइटल्ड चैप्टर। सॉरी भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, पर आप तो सीरियस हो गई। भाई बचा लो मुझे इनसे, देव ने आर्यन के पीछे चुपकर कहा। तुम दोनों बस करो, अब जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं, आर्यन ने कहा। माही ने बस देव को घूर कर देखा, जो उसी की तरह घबराते हुए देख रहा था। उसके बाद वह अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। डिनर करने के बाद वो सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अगली सुबह जब विधि अपने ऑफिस गई तो चारों तरह यही बातें हो रही थी कि किसी बड़े बिजनेसमैन ने उनकी कंपनी को खरीद लिया है और कंपनी के नए CEO आज ही उनके ऑफिस में आएंगे। विधि को इन सबसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वह तो अपने जॉब पर ही ध्यान देती है। कोमल जे विधि की ऑफिस में एकलौती दोस्त है,
उसने विधि के पास आकर विधि से कहा, विधि तुमको पता है आज हमारे नए सीईओ आने वाले हैं। मैंने सुना है वो बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है। तुम भी ना कोमल, तुम भूल गई तुम सिंगल नहीं हो, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। विधि ने कहा, मुझे पता है पर मैं तो बस तुम्हारे लिए ही सोच रही थी। कोमल ने मुंह बनाकर कहा, तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। विधि ने कहा, वैसे विधि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया? कोमल ने विधि से पूछा, कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? विधि ने कंफ्यूजन में पूछो। अरे वो हमारी कंपनी को अब किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया है ना, तो जो अब हमारे नए बॉस है वह कंपनी के सारे एम्प्लॉय से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा रहा है। मैं उसी की ही बात कर रही हूँ। मैंने तो वो साइन कर दिया है, कोमल ने कहा। तभी वहां पर एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर की सेक्रेटरी ने उनके पास आकर विधि से कहा कि मैनेजर ने उसे अपने केबिन में अभी बुलाया है। विधि सीधे मैनेजर के केबिन की तरफ चली गई। उसने केबिन के डोर पर नॉक किया। अंदर से मैनेजर की कड़क आवाज आई, कम इन। सर आपने मुझे बुलाया, विधि ने अंदर आकर कहा। मैनेजर एक फाइल पढ़ रहा था। उसने उसको साइड में रख विधि की तरफ देखकर कहा, यस विधि, मैंने तुम्हें बास्कीपा पोस्ट पर प्रमोट कर दिया है, कांग्रेचुलेशन। विधि ने खुशी से मैनेजर की तरफ देखकर कहा, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैनेजर ने स्माइल कर कहा, ये लो कॉन्ट्रैक्ट पेपर और इसे पढ़कर साइन कर दो। विधि ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ा। उसे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, इसलिए उसने तुरंत ही उसे साइन कर दिया। तुम अभी अपना सामान शिफ्ट कर लो, तुम्हारा केबिन अब से टॉप फ्लोर पर होगा जहां पर बॉस का ऑफिस है। अभी थोड़ी देर में ही हमारे न्यू सीईओ आने वाले हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब। ओके सर एंड थैंक यू सो मच, विधि ने स्माइल कर कहा और वापस अपने डेस्क पर आ गई और अपना सामान पैक करने लगी। कोमल उसके पास आई और उसने परेशान होकर कहा, क्या हुआ, तुम अपना सामान पैक क्यों कर रही हो? कहीं मैनेजर ने तुमको ऑफिस से निकाल तो नहीं दिया है ना? नहीं कोमल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वह मेरा प्रमोशन हुआ है। मैं अभी हमारे न्यू बॉस की पर्सनल असिस्टेंट बन गई हूँ, विधि ने खुशी के साथ कहा। वाओ कांग्रेचुलेशन विधि, अब तो पार्टी बनती है, कोमल ने विधि के गले लग खुशी से कहा। हाँ पर अभी मुझे पहले अपना सामान शिफ्ट करना पड़ेगा, कभी भी हमारे न्यू बॉस ऑफिस आते ही होंगे, विधि ने कहा। ओके तुम अपना सामान शिफ्ट कर लो, मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद करवा देती हूँ, कोमल ने कहा और विधि की मदद करने लगी। वहीं माही भी सेट पर पहुंच गई। आज उसके कुछ एक्शन सीन्स है, इसलिए रमेश मिश्रा ने उसके पास आकर कहा, माही क्या तुमको कराटे और फाइट आती है? वरना मैंने एक इंस्ट्रक्टर को भी बुलाया है, वह तुमको थोड़ा बहुत जो आज के शूटिंग के लिए जरूरी है वह तुमको सिखा देगा। डायरेक्टर की बात सुनकर माही की आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, मुझे फाइट आती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने सीन्स को बहुत अच्छे से कर लूंगी। डायरेक्टर को लगा कि माही बस उनके सामने ही ऐसे बोल रही है, इसलिए उन्होंने उसे तो ओके बोल दिया और उन्होंने इंस्ट्रक्टर को भी कह दिया कि उनकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वह सेट पर ही रहे। मस्तानी का जो रोल था वह एक बहुत ही बहादुर और वीर योद्धा का था, जो पेशवा के बाजीराव बल्लाल से प्यार कर बैठी। वह एक बहुत ही टैलेंटेड राजकुमारी थी, जो नृत्य, संगीत, रणभूमि में युद्ध करने में निपुण थी। उसकी सुंदरता के चर्चे भी दूर दूर तक फैले हुए थे। थोड़ी देर बाद ही माही के सीन्स की शूटिंग स्टार्ट हो गई। माही ने एक योद्धा के कपड़े पहन रखे थे। लड़ाई करते वक्त उसके लंबे बाल खुल गए, जिससे और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। वह बिल्कुल ही एक प्रोफेशनल लड़ाकू की तरह तलवार को चला रही थी। सेट पर जितने भी लोग थे सबको ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में किसी जंग के मैदान में पहुंच गए हो, और मस्तानी भी ठीक बिल्कुल उनके सामने अपने दुश्मनों से लड़ रही हो। डायरेक्टर रमेश मिश्रा तो खुद भी हैरान थे। माही की फाइटिंग को देखकर उन्हें तो लगा ही नहीं था कि इतनी सुंदर और कोमल सी दिखने वाली लड़की इस तरह फाइट भी कर सकती है। वो तो माही की एक्टिंग देखकर ही हैरान थे, लेकिन अब उसकी फाइटिंग स्किल देखकर तो है वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। शूटिंग खत्म होते ही डॉक्टर ने कट कहा, तब जाकर सब लोग वापस रियलिटी में आए।
माही ने ये सीन भी बस एक ही टेक में पूरा कर लिया था। वाह माही, यू एक्ट रियली अमाइंग। रमेश मिश्रा ने माही के पास आकर कहा। थैंक यू सो मच सर, माही ने मुस्कुराकर कहा। अनिल महेश्वरी, जिसने माही का पूरा सीन देखा था, उसने भी उसके पास आकर कहा, तुम्हें सच में बहुत अच्छे से शूट किया। थैंक यू सर, माही ने पोलाइटली कहा। CH66, आई मिस यू अलॉट। वैसे विधि तुम कहाँ पर थी? मैंने तुमको वहाँ पर नहीं देखा, कोमल ने पूछा। अरे वो मेरे कपड़ों पर जूस गिर गया था, मैं वही साफ करने के लिए गई थी। पर कोई ना, मैं बाद में सर से मिल लूंगी। अब चलो मुझे जाना चाहिए, बॉस आ गए हैं, मुझे भी अब काम है, विधि ने कहा और कोमल को बाय बोलकर टॉप फ्लोर पर अपने ऑफिस में आ गई। आप आगे। विधि जब अपने केबिन में आई तब उसके लैंडलाइन पर मैनेजर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि नए CEO अपने ऑफिस में जा चुके हैं, तुम उन्हें जाकर आज का शेड्यूल बता दो। विधि ने ओके कहा और जल्दी से आज का शेड्यूल बनाकर बास के ऑफिस की तरफ चली गई। उसने डोर पर नॉक किया तो अंदर से एक आवाज आई, कम इन। विधि अभी भी अपने बॉस का चेहरा नहीं देख पा रही थी, क्योंकि अभी ने चेयर को दूसरी तरफ घुमा रखा था, जिससे उसका बैक ही सिर्फ विधि को दिखाई दे रहा था। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी न्यू PA विधि वर्मा, विधि ने कहा। अभी ने अपने चेयर को विधि की तरफ घुमाया। जब विधि ने अभिमन्यु को देखा तो वह हैरान रह गई। उसके मुंह से अपने आप ही निकला, पागल आदमी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जब अभी ने अपने लिए विधि के मुंह से पागल आदमी सुना तो वो अपनी आंखें छोटी कर उसे घूर कर देखने लगा। मिस विधि, क्या आपको अपने बॉस से किस तरह से बात करते हैं ये बात भी नहीं पता है? कौन बॉस? तभी विधि को याद आया वह अभी CEO के ऑफिस में है और आज कंपनी के न्यू CEO आने वाले थे, तो शायद यही उनका न्यू बॉस है। फिर भी उसने कंफर्म करने के लिए अभी से पूछा, क्या तुमने ही इस कंपनी को खरीदा है? हाँ, तुमने सही कहा, अब से मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ, अभी ने स्माइल कर कहा। अभी की बात सुन विधि ने अपने मन में सोचा, अभी इस बंदर जैसी शक्ल के इंसान को मुझे ऑफिस में झेलना पड़ेगा। अब लगता है मेरी जिंदगी का सुकून चैन सब गायब होने वाला है। विधि को किसी सोच में गुम देखकर अभी ने उसके पास आकर कहा, अपने मन में मुझे कोस लिया हो तो अब जरा कुछ काम भी कर लेते हैं। अभी की आवाज सुनकर विधि अपने होश में आई और उसने कहा, जी सर। विधि उसे आज के शेड्यूल के बारे में बताने लगी। अभी तो बस विधि को एक तक देखे जा रहा था, पर विधि का पूरा ध्यान सिर्फ उसे शेड्यूल बताने में ही था। ओके मिस विधि, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना काम अच्छे से करेंगी, अभी ने अपनी चेयर पर बैठकर विधि की तरफ देखकर कहा। जी बॉस, विधि ने अपने हर एक शब्द को चबाते हुए अभी से कहा। उसके बाद विधि अभी के ऑफिस से बाहर आ गई। वह अपने केबिन में गई और वहां पर गुस्से से अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, काम डाउन विधि, जरूरी थोड़ी ना वह यहाँ पर भी तुझे परेशान करें। वैसे भी तुम तो यहाँ पर सिर्फ काम करने आती है, तो तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, और अगर उसने मुझे परेशान किया तो मैं भी उसे छोड़ेगी नहीं। फिर विधि अपने काम में लग गई। अब तो हम लोग मिलेंते ही रहेंगे बेबी। तुम्हारे गुस्से वाला लाल चेहरा देखकर मुझे तुम पर और भी ज्यादा प्यार आता है। बस कुछ दिनों के बाद तुमको भी मुझसे प्यार हो जाएगा, अभी ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा। माही अपना काम खत्म करके सेट से बाहर जाने लगी, तभी उसके फोन में एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसने देखा तो आर्यन का मैसेज था, मैं बाहर खड़ा हूँ सेट से, थोड़ी दूर, तुम जल्दी बाहर आओ। मैसेज पढ़कर माही बड़े कदमों से बाहर जाने लगी। उसने देखा सेट से थोड़ी ही दूरी पर आर्यन की कार खड़ी है। वो जल्दी से कार के पास गई और कार का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। आर्यन ने ड्राइवर को कार का पार्टीशन ऑन करने को कहा और माही को अपनी गोद में बैठा लिया। आई मिस यू अलॉट, आर्यन ने माही को गले लगाकर कहा। माही को गले लगाने से उसकी सारे दिन भर की थकान गायब हो चुकी थी। उसे उसकी बाहों में वह सुकून मिलता था जो उसे इस दुनिया की किसी भी जगह पर नहीं मिला। हम सुबह साथ में ही तो थे, अभी तो हमें दूर हुए 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए और आप इतनी देर में ही मुझे मिस करने लगे, माही ने कहा।
मैं तो तुम्हें तब से मिस करने लगा था जब मैंने तुम्हें सुबह सेट पर छोड़ा था। यह कहकर आर्यन ने माही के होठों पर किस करना स्टार्ट कर दिया। अचानक से आर्यन के किस करने से माही हैरान रह गई। उसकी दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। आर्यन बहुत पैशनेटली माही को किस कर रहा था, जैसे वह उसे बताना चाहता था कि उसने उसे कितना ज्यादा मिस किया। उसका एक हाथ माही के टॉप के अंदर से उसकी कमर को सहला रहा था और दूसरा माही के गर्दन पर था। माही के हाथ भी आर्यन के बालों में चलने लगे। आर्यन ने जोर से माही की कमर पर एक चुटकी काटी, जिससे माही के मुंह से आह निकल गई। माही को अपना मुंह खोलता देख आर्यन ने जल्दी से अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दी और माही की जीभ के साथ खेलने लगा। वह माही की जीभ को किसी कैंडी की तरह चुस रहा था। 20 मिनट की लॉन्ग और प्यार भरी किस के बाद आर्यन ने माही को छोड़ दिया, क्योंकि माही को सांस आना बिल्कुल ही बंद हो चुका था। आर्यन के छोड़ते ही माही जोर जोर से गहरी गहरी लंबी सांसें लेने लगी। उसने घूर कर आर्यन की तरफ देखा और कहा, आपका क्या आज मुझे मारने का इरादा है? माही ने बहुत ही क्यूट तरीके से ये बोल रही थी। आर्यन को माही की मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने माही के लिप पर हल्के से किस कर कहा, कोई अपनी जान को भी भला मारता है। आर्यन की बात सुन माही का दिल पिघल गया। माही अभी भी आर्यन की गोद में ही बैठी थी। तभी कार रुक गई। आर्यन कार से बाहर आया। उसने किसी जेंटलमैन की तरह माही के साइड का डोर ओपन किया। माही जब बाहर आई तो उसने चारों तरफ देखा। वो लोग इस वक्त एक रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे, जिसे देखकर उसने कंफ्यूजन ने पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं, घर पर क्यों नहीं गए? आज रात हम यहीं पर डिनर करेंगे, आर्यन ने कहा और माही का हाथ पकड़ उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने लगा। उसने एक प्राइवेट रूम को बुक किया था। वह माही को लेकर रूम के अंदर आ गया। माही और आर्यन जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। आर्यन ने माही की तरफ देखा, जो उसे ही प्यार से देख रही थी। तुम अगर मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो खाना खाने की जगह मैं आज तुमको ही खा जाऊंगा डिनर में, आर्यन ने शरारती तरीके से माही के कान के पास जाकर कहा। माही ने तुरंत अपनी नजरें आर्यन के ऊपर से हटा ली। आप बहुत बेशर्म होते जा रहे हैं, माही ने कहा। आर्यन ने माही को अपनी गोद में बैठा लिया और उसके गालों पर किस करते हुए कहा, मैं बेशर्म हूं पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। माही के गाल शर्म से लाल होने लगे। तभी दरवाजे पर नोक हुआ, जिसे सुन माही जल्दी से जाकर ठीक से अपनी जगह पर बैठ गई। वेटर अंदर आया। उसने खाने का मेन्यू आर्यन को दे दिया। आर्यन ने मेन्यू को पढ़ा और उसमें से माही की जितनी भी फेवरेट डिशेस थी उन सबको ऑर्डर कर दिया और साथ में आइसक्रीम भी मंगवा ली। वेटर के जाने के बाद माही ने अपनी आंखें बड़ी करके आर्यन से पूछा, आपको मेरी पसंद के खाने के बारे में कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ पता है। तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में जानना तो मेरी एक जिम्मेदारी है, आर्यन ने माही के गालों को खींचते हुए कहा। छोड़िए, मुझे दर्द होता है, माही ने बच्चे जैसा मुंह बनाकर कहा। आर्यन को माही को परेशान करने में बहुत मजा आता है। उसे दिखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर में वेटर खाना लेकर अंदर आ गया। अपने सामने अपनी सारी फेवरेट डिशेस को देखकर माही से कंट्रोल नहीं हुआ और वो खाने पर टूट पड़ी। माही को इतने चाव से खाता देख आर्यन को बहुत खुशी हो रही थी। वह भी अपना खाना खाने लगा। माही को खाना बहुत अच्छा लगा। उसने अपने मुंह में पुलाव का एक निवाला लेते हुए आर्यन की तरफ देखकर कहा, खाना सच में बहुत ही यम्मी है। वह ये सब कहते हुए अपनी आंखों को बार बार ब्लिंक कर रही थी। खाते वक्त माही के मुंह पर भी थोड़ा खाना लग गया था। आर्यन ने माही के होठों पर लगे खाने को साफ करते हुए उससे कहा, तुम बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह खा रही हो। अब क्या तुम्हें खाना खाना भी मुझे ही सिखाना होगा? माही ने बस इस पर अपने दांत दिखा दिए और फिर से अपने खाने को एंजॉय करने लगी। खाना खत्म होने के बाद वेटर अपने हाथों में आइसक्रीम लेकर अंदर आया। वेटर के हाथ में एक ही आइसक्रीम को देखकर माही ने कंफ्यूजन में आर्यन की तरफ देखकर पूछा, क्या आप आइसक्रीम नहीं खाओगे? आर्यन ने कहा, मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए हम दोनों साथ में ही खा लेंगे।
वेटर आइसक्रीम रखकर वहां से चला गया। आप भी कितने कंजूस हो, इतने पैसे कमाते हो, फिर भी आइसक्रीम खाने के लिए आप इतनी कंजूसी कर रहे हो, और मैं आपको अपनी आइसक्रीम नहीं दूंगी। माही ने आर्यन को अपनी तीखी नजरों से देखते हुए कहा। CH 67 वॉक। आर्यन ने कहा, मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए हम दोनों साथ में ही खा लेंगे। वेटर आइसक्रीम रखकर वहां से चला गया। आप भी कितने कंजूस हो, इतने पैसे कमाते हो, फिर भी आइसक्रीम खाने के लिए आप इतनी कंजूसी कर रहे हो, और मैं आपको अपनी आइसक्रीम नहीं दूंगी। माही ने आर्यन को अपनी तीखी नजरों से देखते हुए कहा। अब आगे। उसके बाद माही अपनी आइसक्रीम खाने लगी। उसने आर्यन से एक बार भी आइसक्रीम खाने के लिए नहीं पूछा। आर्यन घूर कर माही को आइसक्रीम खाते हुए देखने लगा। अगर तुम नहीं खिलाओगी तो मैं अपने तरीके से खा लूंगा, आर्यन ने कहा, और माही को कमर से पकड़ उसके मुंह पर लगी आइसक्रीम को अपनी जीभ से लीक करने लगा। आर्यन के ऐसा करने से माही हैरान रह गई। वह बिना अपनी पलकें झपकाए बस उसे ही देख रही थी। आर्यन ने जब माही के मुंह को अच्छे साफ कर दिया तो वो थोड़ा उससे दूर हुआ और अपने अंगूठे से अपने होठों पर लगी थोड़ी सी आइसक्रीम को साफ किया। माही अपनी आंखें छोटी कर आर्यन को ही घूर रही थी। मुझे इस आइसक्रीम से ज्यादा अच्छी तुम्हारे मुंह पर लगी आइसक्रीम ज्यादा टेस्टी लगी, आर्यन ने माही को आंख मार कहा। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? माही ने थोड़ी गुस्से में कहा। बिल्कुल भी नहीं, अपनी वाइफ से कैसी शर्म, आर्यन ने बेधड़क कहा। माही को पता था इस आदमी से बहस करने में कोई फायदा नहीं है, यह करता तो वही है जो इसे अच्छा लगता है। माही ने आर्यन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी आइसक्रीम एंजॉय करने लगी। आर्यन को माही को परेशान करने में बहुत ही मजा आता है, इसीलिए वो सिर्फ माही को चिढ़ाने के लिए है ये सब कर रहा था। बिल पे करने के बाद वह दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। माही ने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था। उसने मासूमियत से आर्यन की तरफ देखा और कहा, क्या हम पैदल चल सकते हैं? वॉक करते करते, वैसे भी यहाँ से घर ज्यादा दूर नहीं है। आर्यन को पता है इस तरह पैदल रास्ते पर चलना उनके लिए सेफ नहीं है, फिर भी उसने माही को हाँ कह दिया। आर्यन ने अपनी कार में बैठे ड्राइवर को एक नज़र देखा और उसे कुछ इशारा कर माही के साथ चलने लगा। आर्यन का इशारा समझ ड्राइवर ने बॉडीगार्ड को इन्फॉर्म कर दिया कि वो लोग छुपकर आर्यन को फॉलो करें। आर्यन और माही एक दूसरे के हाथ को पकड़ फुटपाथ पर चलने लगे। बॉडीगार्ड उन दोनों से थोड़ी दूरी से उनके साथ चल रहे थे। रात काफी हो गई थी, इसीलिए रास्ते पर ज्यादा लोग नहीं थे और कार भी बहुत कम ही गुजर रही थी। ज्यादातर शॉप्स भी बंद हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। माही को आर्यन के साथ वॉक करना बहुत अच्छा लग रहा था। चलते चलते वो लोग एक पार्क के सामने पहुंच गए। माही पार्क के अंदर चली गई। आर्यन भी उसके पीछे पार्क में आ गया। ये पार्क 24/7 खुली ही रहता था। CH 68 अनटाइटल्ड चैप्टर। माही को आर्यन के साथ वॉक करना बहुत अच्छा लग रहा था। चलते चलते वो लोग एक पार्क के सामने पहुंच गए। माही पार्क के अंदर चली गई। आर्यन भी उसके पीछे पार्क में आ गया। ये पार्क 24/7 खुली ही रहता था। इस वक्त रात का समय था, इसीलिए पार्क में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। माही जाकर गीली हरी घास पर लेट गई। आर्यन भी उसके बगल में ही लेट गया। आसमान कितना खूबसूरत होता है ना, टिमटिमाते तारे, एक चांद जो चारों तरफ अपनी चमक से रोशनी करता है। माही ने आसमान की तरफ देखकर कहा, तुम भी मेरी जिंदगी का वही चांद हो जिसने मेरी अंधेरी सी जिंदगी में रोशनी कर दी। आर्यन ने माही के गाल पर किस कर कहा। माही ने आर्यन की आंखों में देखा। उसे उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत साफ दिख रही थी। उसने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, आपको पता है, जब मुझे बचपन में नींद नहीं आती थी तो माँ मुझे एक गाना सुनाती थी जिसे सुनकर मुझे बहुत ही जल्दी और सुकून से नींद आ जाती। मैं आपको वो गाना गाकर सुनाती हूँ, माही ने कहा और एक प्यारा सा मीठा सा गाना गाने लगी। आ लेके चलूं तुझको ऐसे देश में, आ लेके चलूं तुझको ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में।
मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के भेष में। आ लेके चलूँ तुझको। हो चाँद चाहे आधा हो फिर भी रोशनी, हो चाँद चाहे आधा हो फिर भी रोशनी। उम्मीद जो ना छूटे हर बात है बनी, रातों के सुर से निकले सुबह की रागिनी। लोरी तुझको सुनाऊं, लोरी तुझको सुनाऊं, बचपन की एक मैं, लोरी तुझको सुनाऊं, बचपन की एक मैं। मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के भेष में। आ लेके चलूँ तुझको। माही गाते हुए उन पलों को याद कर रही थी जब वो अपनी माँ के साथ थी। उसे वह सब पर एक एक करके याद आने लगा। मैं आसमां को खिड़कियों से घर में लाई हूँ, मैं आसमां को खिड़कियों से घर में लाई हूँ। सारे के सारे तारे यहाँ चुनके लाई हूँ वत, सपनों में रंग मन के यूं ही भरते आई हूँ। हर दर्द भूल जाऊं, हर दर्द भूल जाऊं, यूं ही खेल खेल में, हर दर्द भूल जाऊं, यूं ही खेल खेल में। मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के भेष में। आ लेके चलूँ तुझको। देना तू मन की शक्ति मालिक मेरे मुझे, देना तू मन की शक्ति मालिक मेरे मुझे। मेरी कथा व्यथा है सब पता तुझे, मैं जब भी डगमगाऊं तू थाम लो मुझे। छोड़े हैं सपने सारे तेरी देख रेख में, छोड़े हैं सपने सारे तेरी देख रेख में। मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के भेष में। आ लेके चलूँ तुझको। गाते वक्त माही की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगी। गाना खत्म होने के बाद माही ने कहा, पता नहीं माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई। आर्यन ने माही के आंखों से आंसू को पोंछा और उसे लेटे हुए ही हक कर कहा, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना ही होता है, तुम ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। उन दोनों को ही बहुत सुकून मिल रहा था, एक दूसरों की बाहों में। वह बिना कुछ कहे बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ और इस खूबसूरत पल को महसूस कर रहे थे। माही सेट पर बहुत थक गई थी, उसे तो आर्यन की बाहों में वहीं पर ही नींद आ गई। माही सोते वक्त बहुत ही मासूम लग रही थी। उसे देख आर्यन को लग रहा था कि उसे अपनी इस ब्यूटीफुल सी लिटिल वाइफ को दुनिया से बचाकर और छुपाकर रखना होगा, वरना कोई उसे उससे छीन करने जाए। आर्यन ने ड्राइवर को मैसेज किया और माही को आराम से अपनी गोद में उठा लिया ताकि माही की नींद खराब ना हो, और पार्क से बाहर आने लगा। पार्क की एंट्रेंस पर ही ड्राइवर कार को लेकर खड़ा था। आर्यन ने माही को लेकर आराम से कार में बैठ गया और फिर वो लोग घर चले गए। पाखी नहाकर अपने रूम में आई। उसने एक पिंक कलर का मिकी माउस वाला नाइट सूट पहन रखा था और बालों की 2 चोटियां बना रखी थी। वो बहुत ही क्यूट लग रही थी, बिल्कुल किसी नन्ही सी परी की तरह। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। उसने देखा तो ये एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल था। उसने बेड पर आराम से बैठकर कॉल को उठाया तो अचानक से ही उसके फोन ऋषभ का हैंडसम सा चेहरा दिखने लगा। वो एकदम हैरान रह गई। वही ऋषभ ने पाखी को देखा जो इस वक्त बिल्कुल किसी शौक हुए बच्चे की तरह उसे देख रही थी। क्या हुआ, तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? यूं? ऋषभ ने कॉल पर पूछा। नहीं, पर आपने इतनी रात को कॉल क्यों किया और आपके पास मेरे नंबर कहाँ से आए? पाखी ने कंफ्यूजन में पूछा। मेरे लिए किसी के भी नंबर को अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी मैंने सोचा तुमने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं ही तुम्हें कर लूं। ऋषभ ने स्माइल कर कहा। वाह, हाँ वह मम्मी रे पास आपके नंबर ही नहीं थे, पाखी ने हक लाते हुए कहा। केवल ऋषभ को देखने भर से ही उसे बहुत ज्यादा शर्म आने लगी थी। वैसे तुमने मुझे जवाब नहीं दिया अभी तक, मेरे सवाल किया। कौन सा जवाब? पाखी ने कंफ्यूजन में पूछा। मैंने तुमको आपने दिल की बात बता दी, पर तुमने अभी तक मुझे उसका कोई भी जवाब नहीं दिया कि तुम्हारे दिल में क्या है, ऋषभ ने कहा। पाखी को समझ में भी नहीं आ रहा था वह क्या बोले। वह एकदम शांत हो गई। उसे चुप देखकर ऋषभ ने कहा, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ, कल सुबह मैं तुमसे मेरे सवाल का जवाब लेने के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पर कर तो मैं और विधि माही के घर जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, पाखी ने जल्दबाजी में कहा। ऋषभ ने कुछ सोचा, फिर पाखी को गुड नाइट बोलकर कॉल कट कर दिया।
अब कल ही हमारी मुलाकात होगी और तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब भी दोगी। ऋषभ ने खुद से ही स्माइल कर कहा। पाखी बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, पर उसके दिमाग में अभी भी सिर्फ ऋषभ की ही कही गई बातें चल रही थी। उसे अपनी और ऋषभ की पहली मुलाकात याद आने लगी। उसके कानों में अपने आप ही रोमांटिक म्यूजिक चलने लगा। घर से चले थे तो ये बात हो गई। घर से चले थे तो ये बात हो गई। न जाने क्यों उनसे मुलाकात हो गई। नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई। कि हमें आशिकी आ गई। हो। बड़ी दीवानी सी रात थी। हुई घनी बरसात थी। हवाओं से उलझी वो जुल्फे उन्होंने थाम जो ली, तो जुल्फे ऐसे वो बिखरा गई कि हमें आशिकी आ गई। कि हमें आशिकी आ गई। यार की दिक्सी भाग गई कि हमें आशिकी आ गई। हो। इश्क है सूफी मेरा, इश्क मुकम्मल, ताके सनम को ये आंखें हर पल। यार मिला है क्या करार मिला है, तेरा प्यार मिला तो हर मुश्किल हुई हल, कि हमें आशिकी आ गई। हाँ मुझे भी प्यार है आपसे, मेरा दिल तो तभी आपका हो गया था जब मैंने पहली बार आपको देखा। उस दिन मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, पर पता नहीं क्यों पर मैं आपको अपने दिल की बात नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे ही ऋषभ के ख्यालों में खोकर पाखी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। CH69 तारों के शेर एम फ्रेंड्स, मैंने कल वाला चैप्टर अपडेट कर दिया है, तो आप लोग पहले जाकर उसे पढ़ लीजिए, बाद में इस चैप्टर को पढ़े। हाँ मुझे भी प्यार है आपसे, मेरा दिल तो तभी आपका हो गया था जब मैंने पहली बार आपको देखा। उस दिन मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, पर पता नहीं क्यों पर मैं आपको अपने दिल की बात नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे ही ऋषभ के ख्यालों में खोकर पाखी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह आर्यन सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। माही सीढ़ियों से नीचे आई। तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? आर्यन ने को तैयार होकर कहीं जाते हुए देखा तो उसने पूछा। मैं वह मार्केट से सब्जी लेने के लिए जा रही हूँ, माही ने खुशी के साथ कहा। तुम सर्वेंट्स को बोल दो, वह तुम्हें सब कुछ ला देंगे जो तुम्हें चाहिए, तुम क्यों परेशान हो रही हो? आर्यन ने कहा। नहीं, मैं खुद ही लाने के लिए जाऊंगी। सुबह सुबह बहुत ही फ्रेश सब्जियां मिलती है वहां पर, और मैं ऐसी जगह जाने वाली हूँ जहां पर आप कभी नहीं गए, माही ने कहा। वो बहुत ही एक्साइटेड दिख रही थी, इसीलिए आर्यन ने भी उसे कुछ नहीं कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, आर्यन ने सोफे से खड़े होते हुए कहा। माही ने एक बार गौर से आर्यन की तरफ देखा और कहा, आप यही घर पर ही रहिए, आप कभी पहले ऐसी जगह पर नहीं गए हैं, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आर्यन ने कहा। इस पर माही का मुंह बन गया। माही को पता था आर्यन उसके साथ जाकर ही मानेगा, तो उसने भी अब कुछ नहीं कहा। ड्राइवर ने कार बाजार के सामने कार रोक दी। आर्यन इधर उधर देखा तो उसे वहां पर कोई भी सुपरमार्केट नहीं दिखा। वह कार से बाहर आया। माही जो उसके पास ही खड़ी थी, उसने उससे पूछा, हम यहाँ पर कहाँ से शॉपिंग करेंगे? यहाँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आर्यन की बात सुन माही को हंसी आ गई। उसे हंसता देख आर्यन कंफ्यूज हो गया। तुम हंस क्यों रही हो? आप भी ना, मैंने पहले ही कहा था आपसे, आप कभी ऐसी जगह पर नहीं आए हैं। हम जिस जगह पर जाएंगे वहां पर सुपर मार्केट से भी ज्यादा फल सब्जियां मिलती है। वो आप सामने गली देख रहे हैं ना, उसमें थोड़ा आगे जाने पर एक मार्केट है। यहाँ सुबह 5 बजे ही सब्जियां आ जाती है, वह भी एकदम ताजा। मैं भी यहीं से ही कई बार सब्जियां ले जाती हूँ। जब मुझे कोई स्पेशल खाना बनाना होता है, यहाँ पर शॉपिंग करने और बार्गनी करने में अलग ही मजा है। वह दोनों मार्केट के अंदर चले गए। आर्यन ने देखा हर जगह लोगों ने अपनी दुकान लगा रखी है। कोई लकड़ी के ठेले पर सब्जियां बेच रहा था, तो कोई छोटी छोटी दुकान बनाकर उन पर सब्जियां रखकर सब्जियों को बेच रहा था। इतनी सुबह होने के बावजूद भी यहाँ पर सब्जी लेने के लिए बहुत लोग आए हुए थे। पूरे मार्केट में माही और आर्यन अलग ही दिख रहे थे। एक तो आर्यन इतना ज्यादा हैंडसम और माही इतनी खूबसूरत, सबकी नजर उन्हें पर ही थी। सबको वह साथ में बहुत अच्छे दिख रहे थे, पर हर जगह लोफर
और बदतमीज लड़के भी घूमते हैं। यहाँ पर भी इतनी भीड़ थी, इसीलिए आर्यन को डर था। उसने माही का हाथ कसकर पकड़ लिया। माही एक शॉप पर जाकर सब्जियां लेने लगी। अंकल, हमें यहाँ नया देख, हमें पुरानी और खराब सब्जियां मत देना। माही ने उन्हें घूर कर देख कहा। नहीं बेटा, तुम खुद ही सब्जियां ले लो, चाहे तो वैसे भी हम हमारी शॉप पर एकदम ताजा सब्जियां ही रखते हैं, दुकानदार ने घबराते हुए कहा। अंकल, आपके पास तो टमाटर है ही नहीं, माही ने दुकान में चारों तरफ देखकर कहा। अरे बिटिया, मेरी दुकान से ले लो, मेरे पास है ना टमाटर पास वाली दुकान वाली एक औरत ने कहा। माही उनकी दुकान से टमाटर लेने लगी और उनसे पूछा, आंटी आप ये टमाटर कितने में देंगे? अरे बेटा, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, तुमसे थोड़ी ना ज्यादा पैसे लूंगी। माही में उन्हें देखकर बस एक स्माइल पास कर दी। वैसे बेटा, क्या ये सुंदर सा दिखने वाला लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? माही ने पीछे मुड़कर आर्यन की तरफ देखा, फिर आंटी को हाँ कह दिया। बहुत ही सुंदर दिखते हो, तुम दोनों साथ में हमेशा खुश रहो। फिर उन्होंने माही के कान में धीरे से कहा, बेटा लगता तो नहीं है ये लड़का उस तरह का होगा, पर फिर भी तुम इस पर नजर रखना, वरना तुमको तो पता ही है ये आदमी लोग खुले सांड की तरह होते हैं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो वैसे भी बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है, लड़कियां तो इसके पीछे मधुमक्खियों की तरफ पड़ी होगी। माही ने बस उन्हें देखकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। शॉपिंग करने के दौरान सारा सामान आर्यन के हाथों में था। वह माही के पीछे पीछे घूम रहा था, बिल्कुल किसी को अच्छे हस्बैंड की तरह। सारा सामान लेने के बाद वह दोनों वापस से कार की तरफ आ गए। माही का मूड बहुत ही अच्छा था। तुमने इतनी सारी सब्जियां क्यों ली है? वैसे भी यह सब तो बहुत जल्दी ही खराब हो जाती है, आर्यन ने सब्जियों के पैकेट की तरफ देखकर कहा। वह आज विधि और पाखे आने वाली है और मेरी छुट्टी भी है, तो सोचा क्यों ना आज अच्छा सा खाना बनाऊं, माही ने कहा। वैसे वो आंटी तुम्हारे कान में क्या कह रही थी? आर्यन की बात सुन माही अपनी जगह पर ही रुक गई और उसने आर्यन की तरफ देख शरारती अंदाज में कहा, वो आंटी मुझे बोल रही थी कि ये लड़के जो होते हैं ना, मैं बिल्कुल किसी खुले सांड की तरह होते हैं, कहीं ना कहीं मुंह मारते ही रहते हैं। इसीलिए मैं तुम पर नजर रखूं, कहीं तुम मुझे छोड़कर किसी और लड़की के पास चले ना जाओ। तब तक वो लोग कार तक भी पहुंच चुके थे। ड्राइवर ने आकर आर्यन के हाथ से सारा सामान ले लिया और कार में रखने लगा। आर्यन ने माही को कमर से पकड़ लिया और उसके बालों को कान के पीछे कर कहा, आंटी सही कह रही थी, वो बहुत समझदार है, इसीलिए ही उन्होंने कहा तुम्हें मुझ पर नजर रखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ तुम्हें हर पल मेरे साथ ही रहना चाहिए, ताकि मैं किसी और के पास ना जा सकूं। मैं तो तैयार हूँ इसके लिए, तुम्हारे साथ हर पल रहने के लिए। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके पास हर वक्त रहने की या नजर रखने की, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी आपने कभी मुझे धोखा दिया तो आपने तो मेरी फाइटिंग देखी ही है। मैं पहले तो उस चुड़ैल को मार दूंगी जिसके पास आप मुझे छोड़कर गए, और फिर आपको भी मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, माही ने फुल एटीट्यूड के साथ कहा। तुमको मैं कभी ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं दूंगा, आर्यन ने माही को गले लगाकर कहा। फिर वो लोग वापस घर आ गए। CH70 अनटाइटल्ड चैप्टर। माही और आर्यन कार से वापस घर आ गए। तब तक देव भी उठ चुका था। आप दोनों इतनी सुबह कहाँ पर गए थे? देव नहीं पूछा। आज मैं कुछ स्पेशल खाना बनाने वाली हूँ, इसीलिए बस उन सब का सामान लाने के लिए हम मार्केट गए थे, माही ने कहा। मतलब आज मुझे भाभी के हाथ का टेस्टी सा खाना खाने को मिलेगा, देव ने खुशी से कहा। माही ने सारा सामान नौकरों को दे दिया और सोफे पर जाकर बैठ गई। आर्यन और देव भी वहां पर बैठ गए। वैसे भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कल रात आप सो चुकी थी, इसीलिए मैं नहीं कर पाया आपसे, देव ने कहा। हाँ बोलो, क्या बात है, माही ने कहा। वो आप कब तक ऐसे ही बिना किसी कंपनी के अंडर साइन हुए काम करती रहेंगी? क्यों ना आप मेरी कंपनी सुपरस्टार एंटरटेनमेंट में आ जाए, आप वहां पर बाकी एक्ट्रेस की तरह ही अपना करियर बना सकती है। वैसे भी बाकी कंपनी में तो बहुत ही ज्यादा भेदभाव और नेपोटिज्म होता है, देव ने कहा। हाँ मुझे भी पता है, मैं जल्दी तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन कर लूंगी, पर मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं पहले अपनी इस मूवी की शूटिंग खत्म कर लूं, माही ने कहा। हाँ जैसा आपको ठीक लगे, देव ने कहा।
पाखी और विधि भी वहां पर आ गए। तुम दोनों आ गए, मुझे तो लगा था तुम कहीं लेट ना हो। माही ने कहा। अरे मेरी जान, उप्स सॉरी, अब तो तुम मेरी नहीं बल्कि किसी और की जान बन गई हो। पाखी ने आर्यन की तरफ इशारा करते हुए माही से कहा। तुम नहीं सुधरोगी ना, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, माही में कहा और पीलो लेकर पाखी की तरफ जाने लगी। पाखी को पता था अगर वह माही के हाथ आ गई तो वह उसे छोड़ने वाली नहीं है, इसीलिए वो भागने लगी। माही, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है जीजू, तुझे ऐसे देखे कहीं डर ना जाए, पाखी ने हंसते हुए कहा। वो सब तो मैं बाद में संभाल लूंगी, पहले मैं तेरा दिमाग सही करके ही रहूंगी आज, माही ने पाखी के पीछे भागते हुए कहा। इन दोनों का बचपना कभी नहीं जाएगा, विधि ने कहा। मतलब ये दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ती रहती है? देव ने पूछा। विधि ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, सिर्फ शारदा आंटी की एक आवाज भर से ही वह दोनों रुक जाती है, पर अभी यहाँ दोनों पता नहीं कब रुकेगी। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती, पाखी ने माही की तरफ देखते हुए कहा, और पर वो अचानक एक सख्त चीज से टकरा गई। उई माँ, मेरा सर फोड़ दिया, किस खंभे से टकरा गई मैं, पाखी में अपना सर सहलाते हुए कहा। जब उसने अपना चेहरा ऊपर करके देखा तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। सामने ऋषभ खड़ा था जो उसे ही घूर रहा था। क्या मैं तुम्हें खंबा नजर आता हूँ? ऋषभ ने कहा। पाखी ने घबराते हुए जल्दी से ना में अपनी गर्दन हिला दी। ऋषभ ने पाछी के पीछे देखा तो वहां पर माही एक पीलो लेकर खड़ी थी। आप सब ये क्या रहे थे? ऋषभ ने पूछा। कुछ नहीं, वह हम लोग तो बस ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे थे, माही ने कहा। पाखी जल्दी से माही के पास आकर खड़ी हो गई। तभी ऋषभ के पीछे से अभी ने आते हुए कहा, हेलो गाइस, हम भी आ गए। ये बंदर यहाँ क्यों आया है? अभी को देखकर विधि ने अपने मन में कहा। अभी ने भी विधि को अब तक देख लिया था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये एक कम था जो तुम लोग भी आ गए, आर्यन ने उन्हें घूरते हुए कहा। इस पर देव का मुंह बन गया। उसे पता था आर्यन उसकी ही बात कर रहा है। यार, मैं तो तेरा बेस्टी हूँ ना, हम दोनों की दोस्ती तो बचपन से है, फिर तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, ऋषभ ने उदास होने का नाटक कर कहा, पर आर्यन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ऋषभ ने लाचार भरी नजरों से माही की तरफ देखा ताकि वो उसकी बच्ची कुची इज्जत तो बचा ले। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, आज हम सब फुल मस्ती करेंगे, माही ने एक्साइटेड होते हुए कहा। तुम सब लोग बैठो, मैं हम सब के लिए खाना बना कर लाती हूँ, माही ने कहा। चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ, विधि ने कहा। उसके बाद पाखी भी उनके साथ किचन में चली गई। ऋषभ और अभी भी सोफे पर बैठ गए। अब बोलो, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने पूछा। यार, अब हम यहाँ पर आ भी नहीं सकते, तुम तो शादी के बाद बहुत ही बदल गए हो, ऋषभ ने कहा। तुम एक नंबर के बुद्धू हो, तुमको कुछ भी नहीं पता। आर्यन भाई और भाभी का अभी हनीमून पीरियड चल रहा है और ये देव तो पहले से ही इन दोनों के बीच में कबाब की हड्डी बना बैठा है। भाई भाभी के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए भाई अभी ऐसा कह रहे हैं, अभी ने ऋषभ से कहा। अभी आर्यन का मजाक उड़ा रहा था, पर जैसे ही उसने आर्यन की बात सुनी उसकी बोलती ही बंद हो गई। हाँ, सही कहा तुमने, वैसे भी हमारी अभी अभी शादी हुई है। आर्यन की बात सुन उन लोगों के पास जैसे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर वह अपनी ही बातों में लग गए। वही किचन में माही खाना बना रही थी, विधि उसे सब्जियां काट कर दे रही थी और पाखी किचन स्लैब पर बैठकर आराम से गाजर खा रही थी। माही, तेरे ऑनलाइन बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं और तुमने जो अभी अपना न्यू सॉन्ग मोहब्बत गाया था ना, वो तो हर जगह तहलका मचा रहा है। सब तेरी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, सभी जानना चाहते हैं कि कौन है ये मिस एम, जिसने केवल 3 महीनों में ही म्यूजिक इंडस्ट्री में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है, पाखी ने कहा। हाँ, सही कहा। वैसे माही, मेरी पास रमेश मिश्रा के असिस्टेंट का कॉल आया था, वो कह रहे थे कि उनको अपनी नई मूवी जिसमें तुम अभी काम कर रही हो, उसके लिए एक गाना तैयार करवाना है। वह तुमसे मिलना भी चाहते हैं, वह तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट देने के लिए भी तैयार है। मैंने उनको ये कहकर मना कर दिया कि मैं मिस एम किसी से नहीं मिलती है
और रही बात गाना तैयार करने की, तो मैं मिस एम से पूछकर उनको बता दूंगी, विधि ने कहा। माही ने कुछ देर इस बारे में सोचा, बाद में कहा, ठीक है, तुम उनसे कह दो मैं सॉन्ग बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। वाह माही, मतलब तुम जिस फिल्म में एक्टिंग करोगी उसी में तुम गाना भी गाओगी। किसी को भी अंदाजा तक नहीं होगा कि तुम ही वह अमेजिंग सिंगर मिस एम हो जिसे पूरी दुनिया देखना चाहती है, पाखी ने कहा। मुझे तो अमेजिंग होना ही था, क्योंकि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड तो इंडिया की टॉप फैशन डिजाइनर्स में से एक है, और दूसरी जिसे बिजनेस की बहुत ही अच्छी नॉलेज है और एक जानी-मानी कंपनी में एक अच्छी सी पोस्ट पर है। क्या खाक बिजनेस की नॉलेज है, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है। विधि ने मुंह बनाकर कहा। क्यों, क्या हुआ? माही ने कहा, यार जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ उसे एक दूसरी कंपनी ने खरीद लिया है और मेरा प्रमोशन भी हो गया है, विधि ने कहा। यार ये तो अच्छी बात है, तुझे प्रमोशन मिल गया, फिर तो पार्टी बनती, पर तू इतनी सैड क्यों है? पाखी ने कंफ्यूजन में पूछा। अब क्या बताओ, जो मेरा न्यू बॉस है ना, वो एकदम पागल है, विधि ने कहा। वह दिखने में कैसा है? पाखी नहीं पूछा। एकदम बंदर जैसी शक्ल है उसकी, और दिमाग नाम की चीज नहीं है उसमें, जब देखो बस लड़कियों के साथ मस्ती और फ्लर्ट करने में लगा रहता है। मेरा बस चले तो अभी उसका गला दबा दूं, विधि ने अपने सामने अभी को इमेजिन करते हुए कहा, पर उसने उन दोनों को अभी का नाम नहीं बताया। विधि की बात सुन पाखी को खूब हंसी आ रही थी। उसने हंसते हुए कहा, यार विधि, मतलब अब से हमारी विधि, जो शांति से अपनी जिंदगी जी रही थी, उसकी जिंदगी में तूफान लाने के लिए कोई आ गया है। अब तो भगवान ही बचाए तुझे तेरे उस पागलबाज से। अगर तूने हंसना बंद नहीं किया तो आज मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, विधि ने गुस्से में कहा। पाखी ने तुरंत ही हंसना बंद कर दिया। जल्दी ही उन्होंने सारा खाना तैयार कर लिया। खाना माही ने ही बनाया था, विधि ने बस उसकी सब्जियों को काटने में और छोटी मोटी मदद की थी, और पाखी तो बस किचन के अंदर टाइम पास कर रही थी। उन लोगों ने मिलकर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया। भाभी, आज आपने क्या बनाया है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरी तो भूख ही डबल हो गई है, देव ने कहा। हो जल्दी से चेयर पर बैठ गया। खाने को देख उसके मुंह से पानी आने लगा। माही ने आज शाही पनीर, मिक्स वेज की सब्जी, गोभी के पराठे, पूड़िया, खीर, मूंग दाल का हलवा और वेजिटेबल सैलेड बनाया है। बाकी सब भी अपनी चेयर पर आकर बैठ गए। विधि और पाखी अभी ऋषभ के सामने बैठी थी। माही आर्यन के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। भाभी, आपने इतनी जल्दी इतना सारा खाना कैसे बना लिया? ऋषभ ने कहा। जब मैं अब्रॉड में थी तो मैं अपने लिए खुद ही खाना बनाती थी, इसलिए वहां पर मुझे प्रैक्टिस हो गई, और आज तो विधि में भी मेरी हेल्प कर दी थी, माही ने कहा। खाना बहुत ही टेस्टी है, आपके हाथों में तो जादू है, अभी ने खाना खाते हुए कहा। वही हमारे देव बाबू को तो बोलने में टाइम वेस्ट करना पसंद ही नहीं है, वह बस मजे से अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं, और बताएं कौन सी स्टोरी आगे सुनना है। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।